नमस्कार दोस्तों, इजी एजुकेशन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे विज्ञान कक्षा 8 के लिए एनसीईआरटी और आरबीएसई की जो किताबें हैं उनसे नोट्स तैयार किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं, जैसे गेहूं की फसल वगैरह। फसल दो प्रकार की बताई गई है, रबी की फसल और खरीफ की फसल। एक फसल होती है जायद की फसल। तो रबी की जो फसल होती है उसमें आते हैं आपके गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी। ये शीत ऋतु की फसल होती है रबी की, जो अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च में काटी जाती है। खरीफ की फसल होती है वर्षा ऋतु की, जो जून में बोई जाती है और सितंबर में काटी जाती है। बाकी आपके जो मार्च अप्रैल में जो बोई जाती है वो जायद की फसल होती है, जिसमें ककड़ी, तरबूज, खरबूजा और ये आते हैं, सब्जी वगैरह आते हैं। खरीफ की फसल में आते हैं मक्का, धान, मूंगफली, सोयाबीन और कपास। कृषि की कुछ पद्धति है कि सबसे पहले मिट्टी तैयार करते हैं, जुताई बोलते हैं। फिर बुआई, बुआई होता है फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण। खाद और फिर उर्वरक देते हैं। सिंचाई, सिंचाई के लिए मोट यानी घिरनी, चेन, पंप, ढेकली, रहट। ये रहट होता है एक उत्तोलक तंत्र। तो ये सब इनके जो प्राचीन जो तरीके हैं वो है सिंचाई के। आगे बात करते हैं खरपतवार से सुरक्षा करने के लिए निराई, यानी खरपतवार को हटाना निराई कहलाता है। एक होती है 2.4D, ये आपका खरपतवार नाशी है। आगे है कटाई, फिर भंडारण, और भंडारण के लिए जो भंडार गृह बनाए जाते हैं उसे साइलो कहते हैं। मछली के कॉड लीवर से तेल निकलता है, जिसमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सूक्ष्म जीवों के 4 प्रकार होते हैं। अपन ने 6 प्रकार पढ़े थे। आपको इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं है कि भाई 6 प्रकार होते हैं या 4 प्रकार होते हैं, ये कभी नहीं पूछा जाता है। आगे बात करते हैं जीवाणु। जीवाणु के द्वारा टीबी, हैजा और टाइफाइड होता है। एक होता है कवक, एक होता है शैवाल, एक होता है प्रोटोजोआ। बाकी वायरस वगैरह भी आपके इसी के प्रकार हैं। विषाणु, विषाणु की खोज की थी इवानोवस्की ने। किसने की थी? इवानोवस्की ने। विषाणु से होने वाले रोग हैं जुकाम, फ्लू, खांसी, पोलियो, खसरा, एड्स, चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस। आगे है आपके शैवाल, जिसमें स्पाइरोगायरा, ये आपका U2 है, स्पाइरोगायरा U2, और क्लेमाइडोमोनास ये आपका है U1। आगे है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से अमीबा और पैरामीशियम होते हैं। प्रोटोजोआ के उदाहरण हैं अमीबा और पैरामीशियम। आगे बात करते हैं कवक। कवक में आपके आ जाते हैं पेनिसिलियम, एस्परजिलस और राइजोपस। राइजोपस वो है ब्रेड मोल्ड भी इसको बोलते हैं। आगे बात करते हैं दूध में उपस्थित जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस। यीस्ट के द्वारा शराब और अल्कोहल उत्पादन किया जाता है। किण्वन या फर्मेंटेशन की खोज 1857 में लुई पास्चर ने की थी। आगे बात करते हैं प्रतिजैविक औषधियाँ। प्रतिजैविक औषधियाँ हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं, ये कहा था फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में कवक से। 1929 में पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने 1798 में। आगे बात करते हैं डेंगू के वायरस का वाहक होता है मादा एडिस मच्छर। एंथ्रेक्स रोग होता है जीवाणु के द्वारा, एंथ्रेसिस जीवाणु के द्वारा एंथ्रेक्स रोग होता है। खुरपका और मुंहपका जो पशुओं में होता है वो वायरस के द्वारा होता है। रॉबर्ट कोच ने बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु की खोज की थी 1876 में। नींबू का कैंकर रोग जीवाणु के द्वारा होता है, जबकि गेहूं का रस्ट रोग कवक के द्वारा होता है। भिंडी का पित्तशिरा रोग वायरस के कारण होता है। आम, आंवला और इमली का परिरक्षण नमक के द्वारा किया जाता है, जबकि जैम, जेली और स्क्वैश का परिरक्षण चीनी के द्वारा
किया जाता है। अचार का परिरक्षण तेल और सिरका से किया जाता है। पाश्चीकरण दूध में 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 मिनट तक दूध को गर्म करके ठंडा किया जाता है। प्राकृतिक रेशे होते हैं कपास, ऊन और रेशम। आगे है पॉलीमर। पॉलीमर दो शब्दों से मिलकर बना है। पॉली जिसका अर्थ होता है अनेक और मर यानी इकाई या भाग। पॉलीमर ग्रीक भाषा का शब्द है। कपास एक बहुलक है जो सेल्यूलोज कहलाता है और सेल्यूलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों से निर्मित होता है। रेशम कीट की खोज चीन में हुई थी। सर्वाधिक रेशम उत्पादक जो राष्ट्र है वो चीन ही है आपका। कृत्रिम रेशम कहलाता है रेयॉन। रेयॉन और कपास जिससे बिस्तर की चादरें बनती है, जबकि रेयॉन और ऊन से कालीन या गलीचे बनाए जाते हैं। नायलॉन को बिना कच्चे माल बनाया गया था 1931 में सर्वप्रथम बिना कच्चे माल बनाया गया था नायलॉन को। प्रथम पूर्ण संश्लेषित रेशा था नायलॉन। नायलॉन का निर्माण कोयला, जल और वायु से किया जाता है। नायलॉन के उपयोग होते हैं जुराब, रस्से, तंबू, बुरश, सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग, पर्दे, पैरासूट, चट्टानों पर चढ़ने की रस्सी। नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। पॉलिएस्टर में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती है। टेरिलीन एक पॉलिएस्टर है। पॉलिएस्टर और कपास मिलकर पॉलीकोट बनाते हैं। पॉलिएस्टर और ऊन मिलकर पॉलीवुल बनाते हैं। फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं एस्टर। आगे बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक में आते हैं पीवीसी और पॉलीथीन। एक होते हैं ताप दृढ़ या ताप सेटिंग। देखिए प्लास्टिक दो प्रकार के बताएं, एक तो थर्मोप्लास्टिक, एक थर्मोसेटिंग, जिसे ताप दृढ़ भी कहते हैं और इसको कहते हैं थर्मोप्लास्टिक को ताप सुनम्य। तो थर्मोप्लास्टिक में आते हैं पीवीसी और पॉलीथीन, जबकि थर्मोसेटिंग में आते हैं बेकेलाइट और मेलामाइन। ये आपके ताप दृढ़ होते हैं। आग का प्रतिरोधक होता है मेलामाइन, यानी आग से जो प्रतिरोधक होता है वो मेलामाइन होता है। मेलामाइन का उपयोग फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े उद्योग में किया जाता है, जबकि आपके जो बेकेलाइट है उसका उपयोग बिजली के स्विच, हत्थे, जो बर्तनों के हत्थे होते हैं, और विद्युत रोधी और ऊष्मा और विद्युत का जो कुचालक होता है बेकेलाइट, इसलिए विद्युत रोधी में इसका उपयोग करते हैं। प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है, यानी अभिक्रिया नहीं करता है। नॉन स्टिक या ऐसे बर्तन जो चिपचिपे नहीं होते हैं वो बनाने में टेफ्लॉन। आग बुझाने के वस्त्र बनाने में, आग रोधी बनाने में मेलामाइन होते हैं। देखिए विद्युत रोधी में तो आपका बेकेलाइट होता है, जबकि आग रोधी होता है उसमें मेलामाइन होता है। बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे है 5R सिद्धांत। हमने 3R सिद्धांत पढ़ा था, आज हम 5R सिद्धांत पढ़ते हैं। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर और रिफ्यूज। आगे है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 45 में चला था, उसमें महिलाओं के मोजे की बहुत डिमांड हुई थी जो नायलॉन से बनाए जाते थे। सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होते हैं, इन्हें हम चाकू से भी काट सकते हैं। मरकरी यानी कि पारा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व होते हैं 94। कार्बन का शुद्ध रूप होता है कोक। कार्बन का जो शुद्ध रूप होता है वो होता है आपका कोक। आगे है कि कोलतार 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार एक मिश्रण है जो कितने पदार्थों का है? 200 पदार्थों का। आगे है माथ और अन्य कीट भगाने के लिए नेफ्थलीन की गोलियां कोलतार से बनती है। ये कई बार पूछा गया है कि नेफ्थलीन की जो गोलियां वो किससे बनती है? कोलतार से। सड़क निर्माण में कोलतार की जगह आजकल बिटुमेन काम में लिया जाता है। कोयला गैस का सर्वप्रथम प्रयोग 1810 में लंदन में हुआ था, फिर उसके बाद 1820 में न्यूयॉर्क में हुआ था। पेट्रोलियम दो शब्दों से मिलकर बना है, पेट्रा और ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है चट्टान, जबकि ओलियम का अर्थ होता है तेल, यानी चट्टान का तेल। विश्व का प्रथम तेल का कुआं होता है अमेरिका में है। विश्व का प्रथम तेल का कुआं है अमेरिका में, जो है पेनसिल्वेनिया। 1867 में माकोम स्थान असम में भी तेल निकला है। माकोम एक स्थान है जो कहाँ है? असम में है। भारत में तेल गोदावरी और कृष्णा नदियों की बेसिन में पाया जाता है। कौन कौन सी नदियाँ हैं? गोदावरी और कृष्णा। इन नदियों का जो बेसिन है वहाँ पर तेल पाया जाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है उसे दाह्य या ईंधन कहते हैं, जबकि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसके ज्वलन ताप कहते हैं। माचिस या निरापद
लाल फास्फोरस से बनाए जाते हैं, एंटीमनी और ट्राइसल्फाइड से बनाए जाते हैं। आगे है धाह्य पदार्थ होते हैं जब तक नहीं जलेगा तब जब तक कि उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम हो। चलिए आगे चलते हैं। आज इसी वीडियो में हम आपको पूरी कक्षा 8 कंप्लीट करवा के दे रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शानदार नोट्स हैं, पूरी तरह से आरबीएससी और एनसीईआरटी पे निर्भर हैं। फास्फोरस कमरे के ताप पर ही जल उठता है। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है, जिसका मात्रक होता है किलो जूल प्रति किलोग्राम। आगे है कि भारत में आधे से ज़्यादा भाग पाए जाते हैं। 65% एशियन हाथी पाए जाते हैं और 85% एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। 100% एशियन शेर एशिया में पाए जाते हैं, यानी भारत में पाए जाते हैं। और विश्व के 12 बड़े जैव विविधता वाले देशों में भारत का स्थान है 6ठा। विश्व के 34 जैव विविधता तप्त स्थलों में से 2 भारत में भी है, एक तो है पूर्वी हिमालय और एक है पश्चिमी घाट। भारत में विश्व का 2.9% यानी 172 जातियां संकटापन्न है। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने कारक की पतली स्लाइस में की थी। सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है। मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है और कोशिका की संरचना का अध्ययन अभिरंजक के द्वारा किया गया था। श्वेत रक्त कणिकाएं एक कोशिकीय होती है, यानी WBC जिसे हम बोलते हैं। आगे है रक्त कोशिका गोल होती है, पेशी कोशिका तर्करूपी होती है, तंत्रिका कोशिकाएं लंबी और शाखित होती है। पादप कोशिका और जीवाणु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका में भी पाई जाती है और जीवाणु कोशिका में भी पाई जाती है। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसकी माप है 170 × 130 mm। अंडे का सफ़ेद भाग एल्बुमिन होता है, जबकि पीला भाग योक होता है और पीला भाग एक कोशिकीय होता है योक। सफ़ेद भाग एल्बुमिन होता है। आगे है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य कोशिका द्रव्य भरा रहता है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य कोशिका द्रव्य भरा रहता है। जीन सजीव में आनुवंशिक इकाई है। जीवाणु प्रोकैरियोटिक होते हैं। केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। प्रोनो हमने आपको बताया था, प्रोनो ये याद रखने का तरीका है कि प्रोकैरियोट्स में झिल्ली नहीं पाई जाती है। जीवाणु और नीलहरित शैवाल प्रोकैरियोट्स हैं। नीलहरित शैवाल P2 यानी कि प्रोकैरियोटिक बहुकोशीय है। प्याज और गाल ये यूकैरियोट्स हैं, यानी कि यूकैरियोट्स हैं प्याज और गाल, इनमें झिल्ली पाई जाती है। एक सामान्य व्यक्ति में 2 किलोग्राम मृत त्वचा होती है। नर के जो जनन अंग हैं वो एक जोड़ा वृषण है, 2 शुक्राणु नलिका है, एक शिश्न है, जबकि मादा में एक जोड़ा अंडा से होता है, अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी होती है और गर्भाशय होती है। आगे है बाह्य निषेचन, जो स्टारफिश और मछली में होता है। बाह्य निषेचन मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में 21 दिन या 3 सप्ताह का समय लगता है। आगे बात करते हैं टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। हाइड्रा में मुकुलन होता है, जबकि अमीबा में होता है आपका द्विखंडन। आगे बात करते हैं डोली भेड़ का जन्म 5/7/1996 को हुआ था। ये पहली स्तनधारी क्लोन थी जो डॉक्टर इयोन विल्मेट ने बनाई थी। इसको जो बनाया था वो फिन डोरसेट मादा प्लस स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव से बनाया था। ये स्कॉटिश ब्लैक से ईव जो थी वो केंद्रक विहीन थी। अच्छा, जो डॉली भेड़ आई वो फिन डोरसेट भेड़ के जैसी दिखाई देती थी। फेफड़ों के रोग से इसकी मृत्यु हुई थी 14/2/2003 को। आगे है पुरुष में टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, जबकि महिला में एस्ट्रोजन पाया जाता है। पुरुष टेस्टी होते हैं इसलिए उन्हों में टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। वृद्धि हार्मोन का स्राव और जनन हार्मोन का नियंत्रण, जनन हार्मोन पर नियंत्रण और वृद्धि हार्मोन का स्राव होता है पीयूष ग्रंथि द्वारा। पीयूष ग्रंथि से पिट्यूटरीन हार्मोन स्रावित होता है। रुधिर में नमक का संतुलन एड्रिनल ग्रंथि रखती है। बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं और पेशीय बल भी एक संपर्क बल है। स्तर वैद्युत बल असंपर्क बल होता है। बर्तनों से वायु बाहर निकालने का जो पंप होता है वो ओटोवान गेरिक जर्मनी के थे, उन्होंने बनाया था। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण कहते हैं, यानी कि एक तो घर्षण होता है और जो तरल जो घर्षण लगाते हैं उसको कर्षण कहते हैं।
आगे है वायु तंतुओं की लंबाई। वाक तंतुओं की जो लंबाई होती है पुरुषों में 20 mm होती है, जबकि महिलाओं में 15 mm होती है, यानी महिलाओं के वाक तंतु छोटे होते हैं। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है। कान के बाहरी भाग की आकृति कीप या फनल जैसी होती है। आवर्ती का मात्रक होता है हर्ट्ज। आवर्ती का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। आगे है कि ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। अधिक आयाम की ध्वनि अधिक प्रबल होती है और ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। प्रबलता का मात्रक होता है डेसिबल। आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज होता है, जबकि प्रबलता का मात्रक होता है डेसिबल। आगे है कि सामान्य श्वास में 10 डेसिबल, सामान्य बातचीत में 60 डेसिबल, फुसफुसाहट में 30 डेसिबल, व्यस्त यातायात होता है उसमें 70 डेसिबल और औसत फैक्ट्रियों में 80 डेसिबल, कष्टदायक 80 डेसिबल से अधिक वाली ध्वनि होती है। यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो ध्वनि का तारतम्य कम होगा और आवर्ती ध्वनि का तारतम्य निर्धारित करती है। सीटी की आवृत्ति अधिक होती है तथा तारतम्य अधिक होता है। पक्षियों का अधिक तारतम्य होता है। शेर की दहाड़ का तारतम्य कम होता है परंतु प्रबलता अधिक होती है। महिला की जो आवाज़ होती है उसका तारतम्य अधिक होता है, अधिक तीखी होती है, लेकिन प्रबल कम होती है क्योंकि उसकी आवृत्ति भी अधिक होती है, इसलिए तारतम्य अधिक होता है। आगे है श्रव्य ध्वनियाँ। श्रव्य जो ध्वनियाँ होती है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। देखिए ये एक लिमिट है कि 20 से 20,000 हर्ट्ज बोल दो या 20 किलो हर्ट्ज बोल दो, तो इसमें तो श्रव्य होती है। बाकी जो इससे ज़्यादा होती है वो पराश्रव्य होती है और जो इससे कम होती है यानी 20 हर्ट्ज से जो कम होती है वो आपके अवश्रव्य ध्वनियाँ होती है। जन्म से पूर्ण श्रवण शक्ति होती है वो विरले कहलाती है। अगर जन्म से ही कोई पूर्ण श्रवण शक्ति से ग्रसित है तो वो विरले कहलाएगा। आगे है गोलकुंडा का भव्य तालियों, मतलब एक ऐसा स्थान है गोलकुंडा में जो तालियों के कंपन सुनाने वाला किला है वहाँ, तो वो है हैदराबाद में। एलईडी होते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड का लंबा तार, ये धन सिरा होता है पॉजिटिव। एलईडी में जो लंबा तार होता है, एलईडी ऐसी होती है, ये एक लाइट होती है उसमें 2 तार रहते हैं, एक छोटा और एक बड़ा, तो ये जो बड़ा वाला तार है वो धन सिरा होता है यानी पॉजिटिव होता है। आगे है आलू। आलू पर अगर आप जो नीला धब्बा दिखाई देता है अगर उस पर कुछ डाल देते हैं अपन तो वो नीला सा जो धब्बा बनता है वो प्लस यानी पॉजिटिव को दर्शाता है। क्रोमियम चमकदार दिखता है पर यह संक्षारित नहीं होता है तथा यह खरोंचों का प्रतिरोध करता है। तड़ित चालक की जो खोज की थी वो की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 में। उरी जो आपके उत्तरी कश्मीर है, उरी एक मूवी भी आई थी, तो उरी जो उत्तरी कश्मीर में है तथा तंगधार का जो भूकंप आया था वो आया था 8/10/2005 को। बाकी गुजरात का जो भुज का जो भूकंप आया था वो आया था 26 जनवरी 2001 को, यानी गणतंत्र दिवस के दिन। आगे है कि हिंद महासागर में जो सुनामी आया था वो 26/12/2004 को आया था। भुज तथा कश्मीर में आया जो भूकंप था वो 7.5 से भी अधिक तीव्रता का था। 6 से 8 की भूकंप की तीव्रता में 2 की वृद्धि हुई, मतलब 6 का कोई भूकंप और एक भूकंप 8 का, तो इसमें वृद्धि तो 2 की हुई है लेकिन ये 1000 गुना अधिक विनाशी होता है। हमें वस्तुएं परावर्तन के कारण ही दिखाई देती है। बहुमूर्तिदर्शी उपकरण कैलाइडोस्कोप कहलाता है। तंत्रिका कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है, शंकु और शलाकाएं। शंकु होती है तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राई, तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राई होते हैं शंकु, रंगों या वर्णों की सूचना भेजने का काम करते हैं शंकु, जबकि शलाकाएं होती हैं मंद प्रकाश के प्रति सुग्राही। आगे है कि दृक तंत्रिका तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है, इसे अंध बिंदु कहते हैं। रेटिना पर प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु हटा लेने पर भी 1/16 सेकंड तक रहता है, 1/16 सेकंड तक रहता है। उल्लू के नेत्रों में बड़ा कॉर्निया होता है जिससे बड़ी पुतली होती है तथा उल्लू का जो रेटिना होता है उसमें बहुत सारी शलाकाएँ पाई जाती है। शलाकाएँ मंद प्रकाश के लिए सुग्राही रहती है, तो शलाकाएँ केवल और इसमें शंकु कुछ ही रहते हैं, शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही रहते हैं।
ब्रेल पद्धति में 63 बिंदुकित पैटर्न अथवा छाप होती है। ऐसे उसमें बिंदु ही बिंदु होते हैं, वो कितने होते हैं? 63 बिंदुकित छाप होती है। आगे बात करते हैं फ्रांस की जो लुई ब्रेल है, फ्रांस की जो लुई ब्रेल हैं, फ्रांस के लुई ब्रेल ने 1821 में प्रकाशित क्रिया जो वर्तमान पद्धति है वो 1932 में दी थी उन्होंने। स्टोरी ऑफ माय लाइफ ये 1903 में। स्टोरी ऑफ माय लाइफ एक पुस्तक थी इनकी जो 1903 में अमेरिका की हेलन ए केलर ने ये पुस्तक लिखी थी। आगे बात करते हैं यूनेस्को में ब्रेल लिपि पर भारत का जो प्रतिनिधित्व था वो श्री लाल आडवाणी ने किया था। श्री रविंद्र जैन इलाहाबाद के थे जो संगीतकार थे। रविंद्र जैन का संगीत आप लोग भी एक बार यूट्यूब पर जरूर सर्च करना, बहुत शानदार संगीतकार हैं। आगे है दिवाकर थे एक गायक। ये इस ब्रेल पद्धति से संबंधित हैं सभी। नेत्रदान मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर किया जा सकता है। आगे बात करते हैं कि सूर्य के जो परावर्तित प्रकाश के कारण है वो चंद्रमा हमको दिखाई देता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी तथा चंद्रमा सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यानी दोनों सूर्य की परिक्रमा करते हैं। चंद्रमा का जो पृष्ठ धूल है वो धूल भरा हुआ है, पृष्ठ गर्त युक्त है, यानी उसमें गड्ढे हैं, निर्जन है, वहाँ कोई निवास नहीं करता है अभी तक। चंद्रमा पर वायु और जल नहीं है, यही कारण है कि वहाँ अभी तक कोई निवास नहीं है, क्योंकि वहाँ वायु यानी हवा और जल भी नहीं है। चंद्रमा पर ध्वनि नहीं सुन सकते हैं क्योंकि वहाँ निर्वात है, वायु नहीं है, और हम जानते हैं कि ध्वनि निर्वात में गति नहीं कर सकती, उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चंद्रमा पर सर्वप्रथम कदम जो रखा था, चंद्रमा पर सर्वप्रथम कदम रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। 21/7/1969 को रखा था। 21/7/1969 को इन्होंने कदम रखा था। दूसरे जो व्यक्ति थे ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि फर्स्ट व्यक्ति तो सभी जानते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। दूसरे व्यक्ति हैं एडविन एल्ड्रिन, और पहले जो व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उन्होंने जो कदम रखा था वो रखा था 21/7/69 यानी 1969 में रखा था इन्होंने कदम। आगे है कि सूर्य की पृथ्वी से जो दूरी है वो है 15 करोड़ किलोमीटर, यानी कि 8 प्रकाश मिनट के बराबर। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व में घूमती है, जबकि सप्तऋषि तारामंडल होता है जो गर्मी में रात्रि के प्रथम पहर में दिखाई देता है। इस तारामंडल को ग्रेट बियर, बिग डीपर और अर्सा मेजर भी कहते हैं, सप्तऋषि मंडल को। ध्रुव तारा दक्षिणी गोलार्ध से नहीं दिखता है। ओरामन तारामंडल सर्दियों में मध्य रात्रि में दिखाई देता है। इसे शिकारी भी कहते हैं, शिकारी तारा, ओरायन तारामंडल को। आकाश में सबसे चमकीला तारा होता है सीरियस, जिसको लुब्धक कहते हैं। ओरायन के निकट ये दिखाई देता है। कैसियोपिया जो तारामंडल है, कैसियोपिया तारामंडल है, वो सर्दियों में रात्रि के प्रथम पहर में दिखाई देता है। इसका आकार W या M की तरह होता है, इनका विकृत रूप होता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ये ग्रहों का क्रम है। 2006 में प्लेटो को ग्रहों को दर्जे से बाहर कर दिया है। ग्रहों की सूर्य से दूरी बढ़ने पर उनके परिक्रमण काल पर भी प्रभाव पड़ता है, उनका परिक्रमण काल भी बढ़ता है। सूर्य से जो जितना ज़्यादा दूर होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही ज़्यादा होगा। सूर्य से जो सबसे निकट का ग्रह है वो है बुध। बुध लघुतम ग्रह कहलाता है, इसका परिक्रमण काल भी बहुत कम होता है। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह भी नहीं है। सूर्योदय से ठीक पूर्व तथा सूर्यास्त के ठीक बाद क्षितिज पर दिखाई देता है बुध ग्रह। पृथ्वी से निकटतम ग्रह है शुक्र। सबसे अधिक चमकीला ग्रह है शुक्र। प्रभात या संध्या का तारा कहलाता है शुक्र। पृथ्वी से विपरीत घूर्णन करता है शुक्र। शुक्र का जो घूर्णन है वो पूर्व से पश्चिम होता है, जबकि पृथ्वी का होता है पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी की कक्षा के बाहर प्रथम ग्रह है मंगल ग्रह, जिसको लाल ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी की कक्षा के बाहर प्रथम ग्रह कौन सा है? मंगल, जिसे लाल ग्रह भी कहते हैं। लाल ग्रह के 2 उपग्रह भी हैं। इसरो के द्वारा 5/11/2013 को जो MOM है, मार्स ऑर्बिटल मिशन, जो 24/9/2014 को प्रथम प्रयास में ही अंतरिक्ष में पहुंचाया गया था, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, मिशन मंगल। सौर परिवार का सबसे बड़ा
यानी कि 1300 पृथ्वी के बराबर जो ग्रह है वो है बृहस्पति ग्रह। आगे बात करते हैं, अंतिम पेज है। पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय तल से 66.5 डिग्री झुका हुआ है। 4 बड़े चंद्रमाओं युक्त होता है बृहस्पति। बृहस्पति से कितने चंद्रमा दिखाई देते हैं? 4। और चारों तरफ एक धुंधली वलय होती है बृहस्पति के। जल में तैरता हुआ जो ग्रह है वो शनि है। इसका रंग पीला होता है और ये एक वलय युक्त है। अगर सीधा सीधा पूछा जाता है कि वलय युक्त ग्रह कौन सा है तो शनि है, और अगर पूछते हैं कि चारों तरफ एक धुंधली वलय है तो बृहस्पति है। सबसे कम सघन तथा घनत्व जल से भी कम होता है वो शनि होता है। ये जल में तैरने लगता है इसीलिए, क्योंकि इसका घनत्व जल से कम होता है। आगे बात करते हैं यूरेनस की, जो पूर्व से पश्चिम यानी कि शुक्र जैसे शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम घूर्णन करता है वैसे ही ये यूरेनस भी घूर्णन करता है, अत्यधिक झुकाव हुआ घूर्णन करता है। आंतरिक ग्रह कहलाते हैं जो प्रथम जो 4 ग्रह हैं, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आंतरिक कहलाते हैं। जबकि बाह्य ग्रह होते हैं जो मंगल से बाहर है, यानी कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे कई ग्रह पाए जाते हैं, उनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। धूमकेतु की पूंछ सदैव सूर्य से दूर रहती है और 76 वर्षों के बाद हेले का धूमकेतु 1986 में दिखा था, 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। भारतीय उपग्रह हैं आर्यभट्ट, इनसेट, IRS, कल्पना फर्स्ट और एजुसेट। एजुसेट शिक्षा से संबंधित है। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला, जो करनाल हरियाणा की थी तथा इनका जन्म हुआ था 17/3/1962 को। इन्होंने पहली उड़ान के लिए 1996 में इनका चयन किया गया था। ये कोलंबिया यान जो फरवरी 2003 के अंदर क्षतिग्रस्त हो गया था, उसमें 7 यात्रियों के सहित इन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। पेट्रोल डीजल के जो अपूर्ण दहन है उससे बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। एरोसोल फुहार में उपयोग किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC का। आगरा का जो ताजमहल है उस पर संगमरमर का जो कैंसर जिसको बोलते हैं वो SO2 NO2 और मथुरा तेल की एक फैक्ट्री है वहाँ, उससे होता है। आगे बात करते हैं पौध ग्रह प्रभाव या ग्रीन हाउस या हरित ग्रह जो प्रभाव है उसमें CO2, मीथेन, N2O और जलवाष्प के कारण ये होता है। गंगा कार्य परियोजना 1985 में भारत सरकार के द्वारा चलाई गई थी। 2016 द्वारा जो स्वच्छ गंगा भारत मिशन है वो चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। गंगा कार्य योजना तो 1985 में चली थी और भारत सरकार ने इसी के जैसी एक चलाई थी स्वच्छ गंगा भारत मिशन, जो चलाई थी 2016 में। तो इस तरह से आपकी ये जो NCERT की कक्षा 8 की जो पुस्तक है उसके सारे नोट्स कंप्लीट हो गए हैं। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि 6-7 हमने बहुत विस्तृत पढ़ ली थी। बाकी कक्षा 9 और 10 बची है, वो भी शीघ्र ही कराएंगे। हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार मित्रों के साथ इसको साझा कीजिए, ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे और आपको इतने शानदार नोट्स पढ़ने को मिलते रहे। धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान।